आज फिक्र का पहला फोकस महानगरी मुंबई में रहने वाले सितारों की सुरक्षा पर है, वो भी इस गंभीर प्रश्न के साथ कि कभी घर में घुसकर तो कभी बीच सड़क पर जब सितारों पर ही जानलेवा हमला हो रहे हों तो फिर मुंबई में आम लोग कितने महफूज हैं। आमची मुंबई में फिर महफूज कौन है? और कभी डी गैंग में खौफ का नाम रही मुंबई पुलिस के इकबाल पर बार बार इतनी आसानी से दाग क्यों और कैसे लग जा रहे हैं? तो इस न्यूज की शुरुआत बीते एक साल में मुंबई में हुए 3 हाई प्रोफाइल घटनाओं से कर लेते हैं। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगे। 12 अक्टूबर 2024 को सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली। और आज 16 जनवरी 2025 को सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकुओं से जानलेवा वार किया गया और सैफ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों ही वारदात में एक कॉमन बात है, तीनों की लोकेशन बांद्रा है, जो कि मुंबई का बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत सेलेब स्टेटस वाला एड्रेस है। बांद्रा मुंबई का सबसे पॉश इलाका है, यहां तमाम फिल्मी सितारों के घर हैं और अब वो सभी सितारे इन लगातार होती घटनाओं से खुद को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नया अपराध सैफ अली खान से जुड़ा है। आज दिन भर यह खबर ट्रेंड कर रही है। इस चैनल ने TV9 ने सबसे पहले देश में किसी भी चैनल से लगभग 20 मिनट पहले यह खबर ब्रेक की। यकीन मानिए, जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे पहले इस चैनल ने खबर को ब्रेक किया। सैफ अली खान पर किसने हमला किया, क्यों हमला किया, हमलावर के इरादे क्या थे, सैफ अली खान का इलाज कहां पर हुआ, अभी उनकी हालत कैसी है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने क्या बताया, घर वालों ने क्या बताया, मुंबई पुलिस ने हाई प्रोफाइल क्राइम की तह तक जाने के लिए अब तक क्या क्या किया है, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच में वारदात के पीछे कौन कौन सी थ्योरी बताई है। फिक्र के सभी फैंस, सैफ अली खान और करीना कपूर खान के सभी फैंस के मन में ये सारे सवाल हो रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस क्राइम की शुरुआत बताते हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक डिटेलिंग। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये वही घर है, दोनों तस्वीरें देखिए, जब सैफ अली खान इसमें शिफ्ट हुए। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले वो शिफ्ट हुए हैं। सैफ अली खान और उनका परिवार बांद्रा के इसी सदगुरु शरण बिल्डिंग में रहता है। सैफ 12वीं मंजिल पर करीना कपूर और बच्चों के साथ रहते हैं। कहते हैं कि इसमें कई फ्लोर्स जो हैं उन पर सैफ अली खान का मतलब ऑक्यूपेशन है, वो रहते हैं वहां पर। कहा जा रहा है कि रात 2 बजे के करीब 2 बजे उनके घर चोर घुस आया। चोर जब 12वीं मंजिल पर बच्चों के कमरे में दाखिल होता है तो वहां पहले से मौजूद बेटे जहांगीर की देखभाल करने वाली नैनी चोर को देखकर जोर जोर से चिल्लाती है। सैफ ये आवाज सुनकर वहां तेजी से पहुंचते हैं। फिर इसके बाद चोर से उनकी हाथापाई होती है। इसी दौरान उस कथित चोर ने सैफ के ऊपर धारदार चाकू से 6 वार कर दिए। 2 जख्म बहुत गहरे थे। हाथापाई के दौरान जो नैनी है उसको भी चोटें आई। ऐसी जानकारी है कि हमलावर इसके बाद मौके से भाग गया। फिर सैफ के सबसे बड़े बेटे इब्राहिम अली जो है वो खून से लथपथ अपने पिता को ऑटो से लेकर लीलावती अस्पताल भागे। सैफ के घर से लीलावती अस्पताल बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। सुबह 3:30 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले वो इमरजेंसी पहुंचते हैं। यहां पर स्पष्ट कर दें कि इब्राहिम उन्हें ऑटो में लेकर इसलिए भागे क्योंकि कहा जा रहा है कि वारदात के समय सैफ का ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर ऐसे जानकारी आ रही है कि इस बिल्डिंग में कई गार्ड्स हैं। यह भी बात सामने आ रही है कि सैफ के घर में जो लॉकिंग सिस्टम है वो बायोमेट्रिक्स है। फिर ये चोर घर के अंदर बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया, सोचने वाली बात है। डॉक्टरों ने इसके बाद जांच की तो पता चला कि सैफ अली खान के शरीर पर चाकू से किए गए 6 वार में नोक से खरोच के 2 निशान, लेकिन सबसे बड़ा घाव उनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ। बताया जा रहा है कि चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा, 2.5 इंच का एक टुकड़ा जो कि काफी बड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया। कई जगह ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहां से फ्लूइड भी लीक हो रहा था। इसके अलावा सैफ के गर्दन में गंभीर चोटें आई। 2 गहरे गांव प्लास्टिक सर्जरी जिनकी करनी पड़ी। सैफ फिलहाल लीलावती अस्पताल के ICU वार्ड में शिफ्ट किए जा चुके हैं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है। उनकी हालत खतरे से बाहर है, ये वहां पे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या कोई भी चोर जिसका मकसद घर में चोरी करना है, ये देखिए यार, एक बैग भी है, और ये कहीं से भी नोन एंट्री नहीं दिख रही है।
वो किसी पर इस तरह खूनी हमला कर सकता है और चोर उनके घर में इतनी आसानी से दाखिल कैसे हो जाता है? क्योंकि सैफ कोई आम इंसान नहीं है। हमारे पास जानकारी है कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान के पास स्टाफ का एक बड़ा घेरा है। पीएस, पीआरओ, ड्राइवर, माली, बॉडीगार्ड और नीचे कई गार्ड्स मौजूद हैं। इसमें सैफ और करीना के दोनों के पर्सनल स्टाफ को मिला ले तो इनकी संख्या करीब 13 है। ये स्टाफ दिन हो या रात हमेशा साथ में मौजूद रहता है। इसके अलावा घर में 24 घंटे काम करने वाले स्टाफ की संख्या 4 है। सैफ और करीना दोनों के पास कुल मिलाकर 6 ड्राइवर हैं। दोनों के अलग अलग 10 बॉडीगार्ड हैं, यानी घर के अंदर और बाहर मिलाकर 33 लोगों का पूरा लाव लश्कर। घर में इतने लोग होने के बावजूद एक चोर इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम देता है, वो भी बिना पकड़ में आए? घर से आसानी से एग्जिट हो जाती है, समझ से परे है। क्योंकि आप सैफ अली खान का ये घर फिर से देखिए। यहां काफी ऊंची बाउंड्री है, ये कई मंजिला ऊंची इमारत है। चोर ने सैफ पर यह हमला 12वीं मंजिल पर जाकर किया। क्या इस दौरान घर में किसी स्टाफ, किसी बॉडीगार्ड की उस पर नजर नहीं पड़ी? नजर पड़ी तो क्या किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस पर पुलिस के एक अधिकारी ने शुरुआत में यह बताया कि मेन गेट से घर के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति दाखिल नहीं हुआ। पुलिस को अब तक फोर्स एंट्री का भी कोई साइन नहीं मिला। यानी घटना के बाद हमलावर ने भागने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया। वो जब ऊपर पहुंचा तब भी लिफ्ट से नहीं गया था। पुलिस को संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो मिल चुका है, जो हमने आपको दिखाया। यह सीसीटीवी वीडियो 6ठी मंजिल का है। इंटरेस्टिंग बात है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह देखिए, इस समय उसी संदिग्ध का वीडियो देख रहे हैं। उसने पीठ पर एक बैकपैक टांग रखा है। संदिग्ध ने गले में कपड़ा लपेट रखा है। सीसीटीवी में उसका चेहरा रात 2:33 और 56 सेकंड पर रिकॉर्ड हुआ है। 2:33 और 56 सेकंड 3 बजे सैफ अली खान को बताया जा रहा है अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित कर ली हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिसने सैफ अली खान के घर में चोरी और हमला किया वो एक आदतन अपराधी हो सकता है। पुलिस को आशंका है कि इस प्रकार की वारदातों का केवल आदतन अपराधी ही अंजाम दे सकते हैं। पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन मिल चुकी है। वो वारदात करने के बाद मुंबई के प्रभा देवी, जो कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है, उसमें जाकर छिप गया है। पुलिस ने इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए हैं। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सैफ की टीम की ओर से कहा गया है कि अपराधी चोरी के मकसद से घर में घुसा था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 311, 312, 331(4), 331(6), 331(7) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुरुआत में घटना को लेकर शोर मचाने वाली सैफ की घरेलू सहायिका से पूछताछ की है। वो अस्पताल में इलाज कराने के बाद, ये देखिए उनका वीडियो, उनके हाथ में चोट लगी हुई है। हत्या के प्रयास और अवैध घुसपैठ की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में गई थी। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में एक चौंकाने वाली बात बताया है कि आरोपी और उसके बीच 1 करोड़ की मांग को लेकर विवाद हुआ। सैफ अली खान पर हमला करने वाले ने 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। सैफ ने इस दौरान जब बीच बचाव किया तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अब यहीं से चोरी वाली थ्योरी पर थोड़ा शक हो रहा है। क्या चोरी के इरादे से घुसा कोई अपराधी चाकू की नोक पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है और उसको पता है वो आसानी से निकल जाएगा? और नहीं मिलने पर एक चोर किसी पेशेवर हत्यारे की तरह हत्या की कोशिश भी कर सकता है। इसीलिए इस थ्योरी पर जानकार शक जता रहे हैं। इस मामले की जांच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गोविंदा के पांव में गोली लगी थी तब भी इन्वेस्टिगेशन दया नायक ने किया था। क्राइम ब्रांच में नामी अधिकारियों में से दया नायक एक हैं। 90 के दशक में मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो 80 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। सैफ के घर से जांच के दौरान के कुछ वीडियोस आज वायरल हुए हैं। वो सैफ के घर वालों के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। उनकी टीम ये पता लगा रही है कि हमलावर क्या वाकई चोरी के इरादे से घर में घुसा था या फिर सैफ अली खान को जान से मारना उसका मकसद था। सवाल यह भी है कि सैफ पर 6 वार करने वाला एक ही किरदार था या इसमें कोई और लोग शामिल हैं। इंटरनल कॉन्स्पिरेसी। He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand
and one on the neck was repaired by plastic surgery team. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान। सिक्योरिटी के परसेप्शन के लिहाज से क्या मुंबई की जो सेलेब वर्ल्ड है उसमें फिर से एक खौफ है? यहां तक कि सलमान खान के घर के बाहर बुलेट प्रूफ तक लगानी पड़ रही है। सोचिए जरा, सोचिए ये कौन से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं? जब डी गैंग जो है वो एकदम पूरी तरीके से साइलेंट डोमिनेंट हो चुका है, तो ये कौन से फ्रिंज एलिमेंट्स हैं? एक और प्रश्न जो शायद आप जानना चाहते होंगे, वारदात के वक्त सैफ की पत्नी करीना कपूर कहां पर थी? क्योंकि अस्पताल के बाहर ये वीडियो है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वो सैफ के भर्ती किए जाने के बाद बहुत घबराई हुई हालत में वहाँ पे स्टाफ से नॉन स्टॉप बातचीत कर रही हैं। स्टाफ बहुत, अगर आप ध्यान से देखें बॉडी लैंग्वेज को, तो स्टाफ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। वो स्टाफ भी बहुत पैनिक में है। इस बारे में 2 जानकारियां मिली हैं। पहली, उनकी बहन करिश्मा कपूर के इंस्टाग्राम से उन्होंने अपनी बहन करीना कपूर, रिया कपूर और सोनम कपूर के साथ पार्टी की थी, जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखा। करिश्मा कपूर ने करीना कपूर और रिया कपूर और सोनम कपूर का नाम टैग करते हुए फोटो शेयर की है। माना जा रहा है कि यह पार्टी सोनम कपूर के घर पर हुई थी। तस्वीर पोस्ट करने का समय रात के करीब 11 बजे, यानी कि यह बात सैफ पर हमले से लगभग 3.5 घंटे पहले की है। मुंबई पुलिस ने जानकारी दी है कि जब हमला हुआ उस समय सैफ, करीना और दोनों बच्चे घर पर थे। साहिका ने पुलिस को दिए बयान में भी बताया है कि जब चोर ने उस पर हमला किया तो शोर सुनकर सैफ और करीना दोनों साथ में ही कमरे में आए थे। सैफ अली खान पर हमला होने के बाद उनके घर से ही पुलिस को फोन भी किया गया था और जैसे ही यह खबर हेडलाइन बनी, मुंबई में सैफ को लेकर सितारों की फिक्र बढ़ गई। अनुपम खेर, जिनकी कल एक फिल्म रिलीज होने वाली है, उन्होंने लिखा कि इतनी सुरक्षा के बीच कोई घर में कैसे घुस सकता है। पूजा भट्ट, हमारी सुरक्षा कहां है, वो लिखती हैं। मैं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हूं। जूनियर एनटीआर ने लिखा, जिनके साथ सैफ की अभी फिल्म आई है, उन्होंने लिखा कि सैफ अली खान पर हमले से हैरान और दुखी हूं। सैफ पर अटैक का मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले चुका है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जहां विपक्ष सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सैफ अली खान पर हमला गंभीर घटना है, लेकिन मुंबई को असुरक्षित बताना शायद ठीक नहीं है, यह गलत है। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन सैफ अली कल प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ। आरोपी की क्या मंशा थी? क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे? किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सलमान खान को अपने घरों के खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगाने पड़ते हैं और सैफ अली खान को घर में घुसकर उन पे हमला हो सकता है, तो ये सरासर गृह मंत्री का और सरकार का फेलियर है। ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है।
सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले से अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। जिस कमरे में हाथापाई हुई वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन ऐसी सूचना है कि यह सीसीटीवी बंद है। अब ये क्यों बंद है, ये भी जांच का विषय है। इस सब के बीच में एक और इंफॉर्मेशन जो अभी हमारे पास आई है वो ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सभी टीमें जो हैं उनके रोल तय कर दिए गए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 20 टीमें बनाई गई हैं और ये हमारी इनपुट डेस्क से अभी इनपुट आया। अब वो शब्द जिसकी गूंज पड़ोस में सुनाई दे रही है वो शब्द है संविधान। यूं तो भारत की राजनीति में इस पर सार्थक विमर्श चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है तो नोट कर लीजिए। बांग्लादेश से कुचलने में जुटा हुआ है वो संविधान जो किसी भी देश के शासन में सर्वोच्च होता है, जिस आधार पर उसकी दिशा और दशा तय होती है, सरकार पर अंकुश होता है, उसे फूंकने के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया और जमात प्रेमी मोहम्मद यूनुस मिशन मोड में है। इसे आप पाकिस्तान प्रेम का असर भी कह सकते हैं। जैसी संगत वैसी सोच। यूनुस सिर्फ संविधान नहीं फूंक रहे हैं बल्कि हथियारों का भारी भरकम जखीरा भी जुटा रहे हैं। 5 महीने में उन्होंने बांग्लादेश की हालत ऐसी बना दी है कि उन्हें नया तमगा हासिल हो गया है। अब वो शांति दूत कम और युद्ध प्रेमी ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी उस देश के जो कि साउथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिना जाता था, अपने बिजनेस इनिशिएटिव्स के लिए। हम मोहम्मद यूनुस की कूटनीतिक पोल लगातार खोल रहे हैं। आज उनका शांति दूत वाला मुखौटा फिर उतरने वाला है। एक एक जानकारी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश का संविधान वाला चैप्टर खोलते हैं, जहां यूनुस राज में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द आखिरी सांसें गिन रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस सरकार ने संविधान सुधार आयोग बनाया। आयोग को कट्टर चेहरे वाले बांग्लादेश के हिसाब से संविधान तैयार करने का टास्क दिया गया। इस आयोग ने यूनुस के मन मुताबिक रिपोर्ट बनाई और उन्हें सौंप भी दी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी ये शब्द अब वहां इतिहास होने वाले हैं। आयोग ने राज्य के 5 नए सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। इनमें समानता, मानव सम्मान, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र शामिल। केवल लोकतंत्र को ही पिछले सिद्धांतों में बरकरार रखा गया है। लेकिन क्या यूनुस मजाक नहीं कर रहे हैं? जिस देश की बुनियाद में धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, जिसका भरोसा समाजवाद से उठने वाला है, क्या वो मुल्क लोकतांत्रिक हो सकता है? अगर आप गौर करें तो नए बदलाव में धर्मनिरपेक्ष हट रहा है और बहुलवाद शब्द आ रहा है। यानी 90% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क क्या इस्लामिक राष्ट्र बनेगा? वैसे संविधान में सुधार के पीछे आयोग यह दलील दे रहा है कि 1971 के मुक्ति संग्राम के महान आदर्शों और 2024 के जन विद्रोह के दौरान लोगों की आकांक्षाओं के लिए यह सिफारिश की गई है। लेकिन मुक्ति संग्राम के जिन आदर्शों की वो दुहाई दे रहे हैं, लगता है वो उन आदर्शों को पढ़ना भूल गए या उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अगर पढ़ लेते तो पता चल जाता कि जो वो कह रहे हैं वो 100% झूठ है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बना था और 1972 में यहां जो संविधान बना उसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष को 4 प्रमुख स्तंभ माना गया। लेकिन वर्ष 1988 में सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। हालांकि 2011 में संविधान में फिर से 15वां संशोधन हुआ, जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता को वापस लाया गया। यानी धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद का सिद्धांत 1971 के मुक्ति संग्राम के मूल आदर्शों का हिस्सा थे। इसीलिए जब संविधान को लेकर यह प्रस्ताव आया तो पड़ोसी भारत में चिंता बढ़ गई, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता मजबूत लोकतंत्र की नींव है। बांग्लादेश के संविधान में अगर सेक्युलर शब्द हटाया गया तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। पहली बात, बांग्लादेश पूरी तरह से ऐसा इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा जहां कट्टरता को पूरा डिस्काउंट बल्कि फ्री हैंड मिल जाएगा। ये वही स्थिति है जो पाकिस्तान की है। दूसरी बात, संविधान में सेक्युलर शब्द शामिल होने से वहां की सरकारें अब तक धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर पाती थी, लेकिन यूनुस सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव की खुली छूट मिल जाएगी। देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और सामाजिक न्याय की दिशा पर गहरा असर पड़ सकता है।
वैसे भी वहां पर जिस तरह से बीते 5 अगस्त से हिंदुओं और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वैसे में सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता बची कहां है। एक तरह से सेक्युलरिज्म संविधान के पन्नों पर ही है, जिसे अब कानूनी तौर पर हटाने की तैयारी है। संविधान को कुचलने के लिए कैसे कैसे तर्क दिए गए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने अदालत में इसकी मांग रखी थी। उन्होंने दलील दी थी कि संविधान देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में 90% आबादी मुस्लिम है। बांग्लादेश में लोगों को पहले अल्लाह पर लगातार भरोसा और विश्वास था, और मैं इसे वैसा ही चाहता हूं जैसा ये पहले था। बांग्लादेश के संविधान में अब तक 17 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान प्रस्ताव 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद बने मूलभूत सिद्धांतों को हटाने का है, जो देश की ऐतिहासिक पहचान को बदलने का संकेत देता। लेकिन बांग्लादेश में सिर्फ संविधान पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि शांति दूत यूनुस का हथियार प्रेम भी रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, और उनका सप्लायर बना है नया नया दोस्त पाकिस्तान। कट्टरता की आग में बर्बाद पाकिस्तान से यूनुस ने तबाही का नया कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस क्या जंग की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल यूं ही नहीं बल्कि उनकी हरकतों की वजह से उठ रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेमी ढाका की लेटेस्ट रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के लेफ्टिनेंट जनरल SS कमरुल हसन के नेतृत्व में एक रक्षा दल पाकिस्तान के दौरे पर है। वहां वो पहले मंगलवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिले। इसके बाद बुधवार को इस दल की मुलाकात पाकिस्तानी वायु सेना के प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू से हुई। बांग्लादेश के टॉप जनरल को पाकिस्तान भेजने के पीछे यूनुस का खतरनाक मकसद अब पता चला है। दरअसल वो शाहबाज सरकार से लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहे हैं। खबर है कि यूनुस के भेजे गए प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इसमें पाकिस्तान का JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खास तौर पर शामिल है। JF-17 चीन का डिजाइन किया फाइटर जेट है, जिसका निर्माण वो पाकिस्तान के साथ मिलकर करता है। JF-17 एक इंजन वाला हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी गति 1200 मील प्रति घंटे की है। जमीन पर हमले के साथ ये आसमान में भी अटैक करने की ताकत रखता है। यह फाइटर जेट 7000 पाउंड तक गोला बारूद लेकर उड़ सकता है। मसला सिर्फ फाइटर जेट की खरीद का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के चक्कर में यूनुस का ब्रेन वॉश हो चुका है। वो दुश्मन जिसने बांग्लादेशियों का नरसंहार किया, उसे ढाका में खुली छूट मिल चुकी है। पाकिस्तान से लगातार वहां हथियारों की खेप आ रही है। दिसंबर की ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान का एक कार्गो शिप MV अल बखेरा 250 किलो RTX, 100 AK-47 राइफल और भारी तादाद में गोला बारूद लेकर बांग्लादेश पहुंचा था। यही नहीं, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 40,000 तोप के गोले, टैंकों के लिए 2000 गोले और 40 टन RDX का ऑर्डर दिया है। अगले महीने बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी फौज की टीम भी आने वाली है। फरवरी में ही कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास होने वाला है, जिस पर 15 साल से रोक लगी हुई थी। पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश ने तुर्की से भी 26 हल्के टैंक खरीदने की योजना बनाई है। हालांकि इस टैंक का नाम अभी सामने नहीं आया है। इससे पहले बांग्लादेश के इलाकों में तुर्की से खरीदे गए ड्रोन दिख चुके हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट, टैंक और ड्रोन क्यों जुटा रहे हैं? सवाल यह है कि क्या यूनुस
युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर किसके खिलाफ वो जंग लड़ना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपको अंतरिक्ष की यात्रा पर लिए चलते हैं, जहां से भारत को गौरवान्वित करने वाली यह खबर आई है। खबर इसरो के स्पेसडेक्स मिशन से जुड़ी हुई है। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने वाले डॉकिंग मिशन को पूरा कर लिया है। यह मिशन 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। इसके तहत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना और अलग करना था। अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में इसे डॉकिंग और अनडॉकिंग कहते हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ने का मिशन यानी डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितने आसान तरीके से हमने आपको समझाई है। अपनी स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए। इसी मिशन से जुड़ा एनिमेशन वीडियो है। अंतरिक्ष में इस तरह का कारनामा आज से पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए थे, मगर इसरो के वैज्ञानिकों ने अब भारत को भी उसी कतार में खड़ा कर दिया है, जहां खुद को स्पेस पावर कहने वाले ये देश खड़े हैं। एक बार जल्दी से आपको इस पूरे मिशन के बारे में बता देते हैं। इसरो ने स्पेसडेक्स के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए। एक का नाम है चेजर यानी पकड़ने वाला और दूसरे का नाम है टारगेट यानी लक्ष्य। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर दूर अलग अलग कक्षा में लॉन्च हुए थे। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच कोई सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया। इन्हें जमीन से गाइड किया गया। अंतरिक्ष में चेजर और टारगेट दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर रह गई, तब डॉकिंग यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ा गया। लेकिन 30 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी यानी आज इस मिशन के सफल होने तक इसरो के वैज्ञानिकों के सामने कई चुनौतियां आई। पहले 7 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक करीब लाया गया, जिसके बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। फिर आज सुबह इसरो ने पूरे देश को डॉकिंग मिशन पूरा होने का शुभ समाचार सुनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिशन की सफलता हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्या है जो हमने इस मिशन के पूरा होने से हासिल कर लिया? दरअसल इस मिशन की सफलता भारत को अंतरिक्ष में नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर हम अपना स्पेस स्टेशन लाना चाहते हैं, भविष्य में भारत जो स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने का सपना देख रहा है, आज उस दिशा में पहला कदम रखा गया है। आने वाले वक्त में कई सारे स्पेस प्रोग्राम की सफलता भी इस डॉकिंग मिशन पर टिकी है। चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी चंद्रयान 4 मिशन की कामयाबी स्पेसडेक्स की सफलता पर निर्भर करती है। इसी तरह इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन भी स्पेसडेक्स के पर निर्भर करता है। नासा की तरह अपना स्पेस स्टेशन बनाने के मिशन में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर इसरो ने इस मिशन से अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन का श्री गणेश कर दिया है। आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी है कि इसरो ने इस डॉकिंग मैकेनिज्म का पेटेंट भी करा लिया है। इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम का नाम दिया गया है। भारत ने अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद जटिल प्रक्रिया की बारीकियों को दूसरों से शेयर नहीं करती। इसीलिए अपना डॉकिंग मैकेनिज्म किसी देश को खुद ही तैयार करना पड़ता है। भारत अपने किफ़ायती मिशंस और शानदार सक्सेस रेट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और आज की सफलता ने उस सक्सेस रेट को बरकरार रखा है। इस सुनहरी सफलता को अपने मन में सेव करके रखिएगा। भारत के लिए स्पेस में कामयाबी का नया रास्ता खुल चुका है। लेकिन अब एक अलग प्रकार के टूरिज्म की बात करते हैं। फिक्र में अब उस खबर का जिक्र करते हैं जिसमें वीरता, साहस और शौर्य की मात्रा काफी ज्यादा है। वैसे तो ये खबर आप सब लोगों के लिए है, लेकिन जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उन्हें यह खबर जरा ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए सरकार एक ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर का नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ये देखिए जरा, इसके तहत आपको बैटल टूरिज्म का अनुभव करवाया जाएगा। इससे पहले आपने एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म और कल्चर टूरिज्म के बारे में सुना होगा। हो सकता है आप कभी ना कभी इस तरह के पर्यटन पर गए भी हों,
लेकिन आज हम आपको बैटल टूरिज्म पर ले चलेंगे, यानी युद्ध पर्यटन पर। अपनी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए, इनमें आपको गलवान दिखेगा, लोंगेवाला दिखेगा, सियाचिन दिखेगा। ये वही इलाके हैं जहां भारतीय सेना अपने पराक्रम की गाथा लिख चुकी है और लिख रही है। अब इन्हीं इलाकों में बैटल टूरिज्म पर आप भी जा पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब भारत के लोग पराक्रमी छुट्टियां मनाएंगे। इसे आप वीरों वाला पर्यटन भी कह सकते हैं। यह केंद्र सरकार की नई पहल है, जिसके तहत भारत रणभूमि दर्शन नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसमें देश के उन इलाकों को पर्यटन केंद्र के तौर पर शामिल किया गया है जहां बीते कुछ वर्षों में किसी न किसी तरह का सैन्य टकराव हुआ है। ये सभी बॉर्डर के इलाके हैं और हर इलाका अपने आप में भारत के वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए है। ऐसे इलाकों में जाकर आप भी अपने जवानों की वीरता, उनके समर्पण का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बेहद दुर्गम है। जिन इलाकों में बैटल टूरिज्म का प्लान बनाया गया है वहां अभी तक आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। मगर आर्मी डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन की शुरुआत कर दी है और इसके तमाम डिटेल भी सामने आ गए हैं। तो अगर आप छुट्टी का प्लान बना रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसमें कई जगह शामिल हैं, मगर हम कुछ खास जगहों के नाम आपको बता देते हैं। बैटल टूरिज्म की साइट्स में जो बड़े नाम है उनमें पहला नाम है गलवान। लद्दाख में LAC के पास का यह वही इलाका है जिस पर चीन लंबे वक्त से नजरें गड़ाए बैठा था और वहां चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से भिड़ंतें हुई थी। दूसरा इलाका है सियाचिन बेस कैंप। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बहुत मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी मोर्चे पर डटी रहती है। अब आप भी वहां जाकर सेना के जवानों की मुश्किलों को महसूस कर पाएंगे। तीसरा इलाका है लोंगेवाला। ये राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से लगा इलाका है। 1971 की जंग में इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना भारत के जवानों के हाथों बुरी तरह हारी थी। ये इलाका भारतीय सेना के पराक्रम का सबसे बड़ा गवाह है। इसके अलावा डोकलाम, द्रास, करगिल, बमला और किबिथु जैसी कई जगह भी बैटल पर्यटन की लिस्ट में शामिल है, जहां जाकर आप सैनिकों के पराक्रम को करीब से अनुभव कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे बड़ा एडवेंचर कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जंग के उस मैदान में जाएं जहां आपके जवानों ने वीरता की अमिट कहानियां लिखी हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि जाने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या अपना बैग पैक करके सीधे निकल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें 77 वॉर साइट्स के नाम हैं। ये सभी युद्ध क्षेत्र किसी ना किसी तरह के सैन्य टकराव के जंग के गवाह बने हैं। इन जगहों पर जाने के लिए आपको सेना से परमिट लेना होगा और उसी वेबसाइट के जरिए परमिट के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। जिन जगहों को भारत रणभूमि दर्शन के लिए चुना गया है उनमें ज्यादातर इलाकों में पहले से ही वॉर मेमोरियल और म्यूजियम बने हुए हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जहां अभी तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर के गांवों में तेजी से विकास कर रही है। उन गांवों तक अब पर्यटकों की पहुंच भी आसान हो गई है, मगर जो दूर दराज के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई पहल की गई है। इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि नए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इस पहल का एक बहुत बड़ा कूटनीतिक महत्व है। दरअसल अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन अक्सर हमारे इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करता है, हालांकि उसे अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, मगर वो झूठा दावा ठोकता है कि भारत के कुछ इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है। ऊपर से वो अपने बॉर्डर के इलाकों में 4 लेन हाईवे बनाकर यह जताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई भी देश उसके सामने दूर दूर तक नहीं टिकता। मगर भारत सरकार का कि ये नई पहल चीन की नीतियों से 2 कदम आगे। हम सिर्फ सड़कें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने बैटल ग्राउंड्स को हॉलिडे डेस्टिनेशन बना रहे हैं।